नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 8 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इस बयान पर खेद व्यक्त किया है। किसी की भावना अगर आहत हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से इस पोस्ट में यह लिखा गया है, सहस्त्रबाहु को लेकर जो भी कहा उस पर खेद है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया था, उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा था। कई ऐसे संत भी सामने आए जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान का लगातार विरोध कर रहे थे और अब इस बयान को लेकर उन्होंने माफी मांग ली है। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सहस्त्रबाहु भगवान को लेकर दिए गए बयान को लेकर खेद व्यक्त किया है। कहा है कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहस्त्रबाहु को लेकर जो कहा उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ये विषय कुछ दिनों पहले संज्ञान में आया। चर्चा के मध्य में भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य युद्ध के विषय में कहा था। ये शब्द हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है, हमारा उद्देश्य किसी भी समाज या वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी कहा गया कि फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। तो ये शब्द हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्ट पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए भगवान सहस्त्रबाहु को दिए गए बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। क्या कुछ बयान के मायने निकलकर सामने आएंगे, इस पर भी चर्चा। सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। भोपाल से जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो बयान सामने आया जितेंद्र, इसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। कई सारे संत भी सामने आए जो कि माफी मांगने की मांग कर रहे थे। अब उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन क्या कुछ मायने इसके सियासी तौर पर भी समझाइएगा। देखिए अवंतिका, अगर बात करें तो जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मगर कह सकते हैं कि विवादों में रहने की इनकी आदत सी पड़ गई है। ये कई तरह के पहले विवादित बयान देते हैं, चाहे साईं बाबा के ऊपर दिए गए बयान या फिर एक जो महाराष्ट्रीयन संत हैं उनके बारे में दिए गए बयान, उसके बाद माफी मांगना, और अब फिर ये इन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में बोला गया, उसके बाद फिर अब जब इन्होंने यू टर्न लिया है फिर माफी मांगी है। तो कह सकते हैं कि पहले ये भगवान ये संतों का अपमान करते हैं, उसके बाद फिर ये माफी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए शायद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं। हालांकि उनके बड़े संख्या में फैन फॉलोइंग है, मगर इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए ताकि किसी की भावना आहत ना हो, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं इनके ऊपर मामले भी दर्ज होते हैं और इनकी शिकायत भी होती है। तो कह सकते हैं फिर से विवादों में घिर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये समझ चुके हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा बोलना है, और इसी वजह से शायद वो उल्टा बोलते आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर ये भगवानों के बारे में गलत बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जनता जल्द इन्हें सिरे से नकार देगी। अवंतिका, निश्चित ही इस बयान की तो आप चर्चा कर ही रहे हैं जितेंद्र, लेकिन बिहार में जिस तरह का विवाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उपजाए उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी, क्योंकि वहां पर पर्यावरण मंत्री और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर बांटने का काम वो करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, तो उनकी एंट्री बिहार में नहीं होगी। ये भी बहुत मुख्य विषय है जिस पर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी। जितेंद्र, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो प्रवचन देते देते फिर पॉलिटिकल बयान देने लगते हैं, फिर अखंड भारत की बात करने लगते हैं, और उसके बाद किसी भी प्रसंग में अगर किसी संत या भगवान का जिक्र आता है तो वो मजाकिया ढंग से उस बात को प्रस्तुत करते हैं। इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब उठाना पड़ सकता है। बिहार में भी उनका बड़ी विरोध उनका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उनका विरोध हो चुका है, छत्तीसगढ़ में विरोध हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अब उनकी जो संख्या है, विरोधियों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उनकी जो प्रशंसक है
वो उस संख्या के बराबर नहीं आ पा रहे हैं। तो बिहार में भी उनका जो है बयान का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि माफी मांगी है, पर ऐसा बयान देना ही क्यों जब उसके बाद आपको माफी मांगना पड़े, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पढ़े लिखे हैं, उसके अलावा ये सारी चीजों का समाज में एक बात अपनी रखते हैं, मगर इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं विरोध भी अपना तैयार कर लेते हैं। बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और इस तरह के बयानबाजी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की क्या है, विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। अवंतिका। निश्चित ही जितेंद्र, और अहम बात यह भी कि उनके बयान के बाद से सियासी हलचल भी अन्य प्रदेशों में काफी बढ़ती है। और अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए, हालांकि कल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस जरूर एक मत दिखे, लेकिन मताधिकार और कह सकते हैं कि रखने का सबके पास हक है। और कई बार पार्टियों के कई सारे ऐसे लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे जरूर चाहते हैं कि जनता का समर्थन उन्हें मिले, लेकिन सियासी फायदा कितना होता है ये भी निर्भर करता है धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर ही। बिल्कुल अवंतिका, लोगों को ये समझना होगा कि पॉलिटिकल एंगल अलग अलग होता है और ये जो साधु संतों के प्रवचन होते हैं वो अलग होते हैं, मगर पार्टियों को, बाबाओं का सहयोग के बिना पार्टी अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए वो साधु संतों से ही बयानबाजी करवाते हैं। मगर इनके बयान से जनता दो टुकड़े में नहीं बंटना चाहिए, किसी तरह से भी जनता में मतभेद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में अब लोग विरोध कर रहे हैं, उसके अलावा ये विरोध आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब उन्होंने माफी मांगी है, इस बात को लोग अब कब तक स्वीकार कर पाते हैं, मगर भगवान सहस्त्र बाहु सबके लिए सम्मानीय है, सभी उनकी सम्मान करते हैं, मगर इस तरह का अगर उनका मजाक उड़ाना, या फिर साईं बाबा के भी अनन्य भक्त हैं देश विदेश में, उनके बारे में कुछ बोलना, तो बड़ी संख्या में लोग उनका विरोध करते हैं और इसी विरोध के चलते कहीं न कहीं उनकी ख्याति गिर भी सकती है। ये उन्हें ध्यान रखना होगा। अवंतिका। निश्चित ही जितेंद्र, और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जब जब धीरेन्द्र शास्त्री कहीं पहुंचते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हमेशा मुखर होते हुए, बेबाकी से बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन संत समाज जो कल विरोध में सामने आया था, वो इस ओर इशारा कर रहा था कि हिंदू एकता पर शायद अगर वो ध्यान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि हिंदुओं को बांटने से हिंदुओं की एकता टूटेगी। बिल्कुल, अगर बात करें तो संत समाज भी इनके अलग अलग मतभेद इसमें सामने उभर कर आ रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई नहीं करता है। हालांकि ये जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपना मत हो सकता है हिंदू राष्ट्र को लेकर, और हालांकि होना भी चाहिए, मगर अपनी बात को मतलब एक अड़िकता के साथ सभी से आप नहीं मनवा सकते हो। उसका आप जनता के बीच में बात रख सकते हैं, मगर इस बात को लागू नहीं करवा सकते हैं। लोगों को, संतों को एकजुट करना होगा, संत समाज को एकजुट करना होगा। उसके बाद हालांकि संतों का काम है समाज को सही दिशा देना, न कि समाज में पैदा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा कि अब क्या कुछ मायने इनके इस बयान के निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत भटको के ग्रामीणों ने थाने में इसके लिए शिकायत दर्ज करवाई। खाद्य मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप है। करीब 100 एकड़ गोचर भूमि को अवैध तरीके से बेचने का आरोप लग रहा है। मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने हालांकि कहा है कि जांच होगी। जांच के आदेश भी उनकी तरफ से जारी हो चुके हैं। जिला प्रशासन को जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। बतौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत भटको और करदना का ये पूरा मामला है। तो अंबिकापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री अमरजीत भगत के सचिव और कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, बताया जा रहा है कि गौचर भूमि को अवैध तरीके से उन्होंने बेच दिया। इसे लेकर जांच कमेटी को लेकर कार्रवाई करने की बात भी मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से कही गई है। बतौली ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में सरकारी जमीन का पट्टा बनवा करके जमीन अफरा तफरी करने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है। शिकायत को मैंने संज्ञान में लेते हुए और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच कमेटी बनाए और कार्रवाई कर उन अवैधानिक पट्टा को तत्काल निरस्त करें। इसमें यथाशीघ्र की गई कार्रवाई से मुझे अवगत है। और इस बीच ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल्याण अस्पताल में भर्ती हार्ट पेशेंट की मौत हो चुकी है और दूसरी तरफ परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अस्पताल में जमकर हंगामा कर रहे हैं परिजन। अस्पताल में कल एक गर्भवती महिला की भी मौत हुई थी। परिजनों ने अस्पताल के बाहर लाश रखकर चक्का जाम किया था। MLB रोड पर परिजनों ने चक्का जाम कर हंगामा किया है और अभी भी इसी तरह की स्थिति। हार्ट पेशेंट की मौत के बाद परिजनों की तरफ से लापरवाही के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए। मेरी पत्नी की डिलीवरी के दौरान इन्होंने हत्या कर दी है गलत इंजेक्शन लगाने से।
और 15 से 16 खून की बोतल, जब मर गए तब भी खून की बोतल मांगते रहे। कंटिन्यू मरे मराए पे खून चढ़ा रहे हैं। देखो अभी भी मरे मराए पर ये खून मेरे पास रखा है। अभी भी 4 दिन डेथ हुई, उस दिन में चले टंगे वहाँ में। अस्पताल ने का ये कहना है कुछ किडनी फेल हो गई इनकी, अच्छे वाले इंसान की किडनी फेल बता रहे हैं। ये एक विनीता सक्सेना नाम से एक महिला थी, 26 वर्षीय थी, जो कि 25 तारीख को अस्पताल कल्याण में एडमिट हुई थी और प्रसव के दौरान कल इनकी मृत्यु हो गई है। और आज उनके लाश का जो पीएम होके आया तो परिवारजनों के द्वारा लाश को फूलबाग रोड पर यहाँ पर रख दिया गया है। परिवारजनों की मांगे हैं कि इनकी जो मृत्यु का कारण है वो अस्पताल प्रबंधन की और डॉक्टरों की लापरवाही है। इस बात को लेकर उन्होंने एक शिकायत भी दी है। पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया है और इसके अलावा जो भी दस्तावेज, जो भी इलाजी जितने भी दस्तावेज थे सारे जब्त कर लिए गए हैं। और इसके पृथक से एक CHMO सबके पास में इनके इसके इलाज के क्या क्या कुछ ऑप्शन थे, क्या गलतियां रही, इस सब के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। और भिंड की बात करेंगे, जहां लोकायुक्त की टीम के साथ मारपीट हुई है। नगरपालिका में कार्रवाई करने गई टीम की कर्मचारियों और पार्षदों और ठेकेदारों ने पिटाई कर दी। घटना के बाद नगरपालिका में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। इस मामले में अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। रिश्वत लेने के मामले को लेकर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उल्टे लोकायुक्त की टीम के साथ मारपीट की गई। दिनांक 26/4/23 को हमारे पास विपिन जैन नाम का फरियादी आया था, जिसने हमसे शिकायत की थी कि अजय राजावत नगर पालिका परिषद सीकरी का LDC उसके मकान के नामांतरण के एवज में उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर हमने उसको आवाज़ टेप कराई और आवाज़ टेप कराने में उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की, जो घटते घटते बार्गेनिंग होते हुए 55,000 पर तय हुआ, जिसमें आज 55,000 रुपये उसको टेप की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 55,000 रुपये उसको दिए गए और उसने 55,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। इधर देवास में गेहूं की तौल न होने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। नागू खड़े उज्जैन रोड स्थित वेयर हाउस पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़क के दोनों ओर बैठ गए, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबे कतारें लग गई। इधर 1 घंटे तक चक्का जाम होने की वजह से लोग काफी परेशान हुए। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी संजय सिंह सिटी, मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा, किसानों से चर्चा की, उन्हें समझाइश भी दी और तब जाकर मामला शांत हुआ। ये है कि सब किसानों का पहला साइलों में था, साइलों के बाद यहाँ किसानों को यहाँ भेज दिया गया। यहाँ पर समस्या ये है कि ये छोटा सा गोडाउन है और 4 दिन होगा किसानों को। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ से माल हटाना है या दूसरे वेयर हाउस पहुँचाए। तीसरी समस्या कि यहाँ 2 बजे 3 बजे नीलामी होती है, 10-5 ट्रैक्टर तुलते हैं, उस पर भी जो है वो अपनी अपनी मांग रख लेते हैं। सब उपार्जन के अंदर थोड़े समय के लिए रोक दिया, तो स्टैबिंग नहीं हो पाई थी, तो लेबर को बुला लिया है और स्टैबिंग काम चालू हो गया है और खुलाई तो किसानों का लगा 2-3 दिन से नंबर नहीं आ रहा उनका, और यहाँ पे टोकन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई थी, उसका से काम टोकन सिस्टम को अभी मैंने फिर से देखा है और टोकन सिस्टम से ही खुलाई है। इधर खंडवा नगर निगम में उपयंत्री और पार्षद के बीच विवाद का मामला सामने आया है। पार्षद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने उपयंत्री के साथ अभद्रता और मारपीट की है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम के कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने नगर निगम से कोतवाली थाने तक रैली निकाली। उपयंत्री की ओर से थाने में FIR के लिए आवेदन दिया गया। इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि वार्ड में 2 महीने से बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसी वजह से पार्षद ने आक्रोश जाहिर किया था। नगर निगम प्रांगण में महापौर और कमिश्नर कक्ष के बीच में जो पैसेज है, जहाँ MIC की बैठक थी, उसके संबंध में हम लोग मीटिंग के लिए गए थे। वहीं पे उसके काम के चक्कर में पार्षद फरीद खान आए थे। उनके द्वारा मुझसे कहा गया और बदतमीजीपूर्ण व्यवहार किया गया, कॉलर पकड़ी गई। उसके बाद उन्होंने जो भी किया घटनाक्रम, तो वो मैंने थाने में आवेदन दे दिया है, महापौर आयुक्त महोदय को अवगत करा दिया है। पार्षद जी द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया कर्मचारी के साथ में और उनसे अभद्रतापूर्वक बात की गई, जिसके विरोध में कर्मचारी आक्रोश में है
और उन लोगों ने ज्ञापन देकर काम बंद कर दिया है वर्तमान में। अब आगे देखते हैं, कर्मचारी संघ का मामला है, वो जैसा निर्णय करना चाहेगा आगे। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट में पुलिस की किरकिरी हुई। मुरार पुलिस ने 7 आरोपियों से 760 ग्राम ड्रग्स बरामद किया था। एफएसएल रिपोर्ट में ड्रग्स की जगह यूरिया निकला। हाईकोर्ट ने लगातार पुलिस को इसके लिए फटकार लगाई और डीजीपी को आरोपी आवेदक मोहित तिवारी को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होने पर आदेश दिया गया। 9 महीने से आरोपी ड्रग्स के केस में अंदर था। ड्रग्स पकड़ने वाली टीम की जांच के आदेश सामने आए। झूठा केस बनाया गया है जिसमें ड्रग्स नहीं पाया है, यूरिया है जो कि एनडीपीएस एक्ट की परव्यू में नहीं आता है। इस वजह से आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लगभग 9 महीने जेल में रहा है। इस वजह से डीजीपी 10 लाख रुपए मुआवजा उसको दें और संबंधित टीम के अगेंस्ट कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो। और मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां आगरा मुंबई हाईवे पर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी, अभी तक इसका स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने की घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण आग की लपटें इस कार से उठती हुई। आग किस वजह से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आगरा मुंबई हाईवे पर एक कार खड़ी थी जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई। कार में सवार सभी लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाएगी। इधर ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने स्टंट बाज को दबोच लिया। स्टंट बाज त्रिलोक माहौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों दोस्तों के साथ बुलेट पर जानलेवा स्टंट करा था त्रिलोक। बुलेट के आगे के पहिए के मडगार्ड पर युवक बैठा हुआ नजर आया था। ये वीडियो जो कि न्यूज 18 लगातार दर्शकों को दिखा रहा था। पड़ाव इलाके में तेज रफ्तार में बुलेट दौड़ाई गई। 3 किलोमीटर तक लगभग इस तरह से बुलेट आगे बढ़ती गई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। त्रिलोक ने माफी मांगी है, इसके लिए कहा है कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मैंने देखते थे जो दिया था, जो लड़का वो वाला है। और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश होने का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी भी जहां पर ओलावृष्टि है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक स्थिति यूं ही बनी रहने की संभावना। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है, जिसकी स्थिति बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, दतिया, कटनी, भिंड, जबलपुर, नरसिंहपुर और पन्ना में भी ओलावृष्टि की संभावना है। बहुत ही खतरनाक आंधी और तूफान। तो कई स्थानों पर तेज हवाओं और बारिश का दौर लगातार जारी है। बेमौसम हो रही बरसात से आम जनजीवन व्यस्त हो रहा है। आपको अब हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे। खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और सीहोर के 4 तस्वीरें। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, पेड़ उखड़ गए। मंदसौर सीतामऊ कृषि उपज मंडी में गेहूं पूरी तरह से भीग गया। कई किसानों की उपज तेज पानी की वजह से बह गई। पूरे जिले में लगभग सभी जगह आंधी और बारिश का आलम है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी कुछ जगहों पर हुई। उधर बुरहानपुर जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि से भयंकर तबाही मची है, जहां किसानों की फसल भी चौपट हो चुकी है। साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। जिले के धामनगांव, भंबाटा, पोपनार, बोरसल, इच्छापुर, गोराडा में आंधी की वजह से कई पेड़ गिर गए। किसानों की केला और मक्के की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और इधर खरगोन में बेमौसम बारिश में अनाज मंडी की लापरवाही की पोल खुल गई। सैकड़ों क्विंटल मक्का बारिश में बह गया। किसानों से मक्के को खरीदकर खुले मैदान में रख दिया गया था। तेज बारिश हुई, कई क्विंटल मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन की उपज मंडी की तस्वीरें।
तो खरगोन में शुक्रवार की देर शाम अचानक बेमौसम बारिश से टेकड़ी मोहल्ला में पुश्तैनी कच्चा मकान ढह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के लोगों को घर से बाहर निकाल लिया गया था। इस दौरान परिजनों ने 2 विकलांग बच्चों को भी घर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और बैतूल में भी बीते 1 सप्ताह से बदले मौसम के चलते हुई बारिश में सूखी ढोलिया नदी में पानी आ गया है। जिले के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी से नुकसान भी हुआ है। पाढ़र, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, चिचौली इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से कई मकानों की छतें उड़ गईं। पेड़ गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आता है। प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश लगातार हो रही है। आसमान में घने काले बादल छाए रहे, तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से कुल मिलाकर लोगों को राहत मिल गई। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह जहां झमाझम बारिश का दौर जारी। हालांकि जनजीवन भी यहां प्रभावित हो रहा है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।